जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 10 मई। 10 मई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 2500 जीके जिसके प्रश्न में से लगभग 22 प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था ये आपका रिपीटेड प्रश्न है कि आईसीसी ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप 2023 का जो मेजबानी है वो आपका कौन सा देश कर रहा है, ये आपका कल भी पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। भारत है जो कि आपका आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का मेजबानी आपका कर रहा है। ये आपका 5 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आईसीसी के द्वारा और भी इवेंट है जो कि कर दिए गए हैं। तो पहला है आपका 2024 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, जो कि दोस्तों आपका कहाँ होगा, ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज़, ठीक है। दोनों जगह पर होगा, संयुक्त मेजबानी है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ का टी20 विश्व कप 2024 का। इसके अलावा 2025 का आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों बात करें तो ये आपका पाकिस्तान में होगा, पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। इसके अलावा 26 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप आपका भारत और श्रीलंका में होगा। इसके अलावा 27 का जो आईसीसी पुरुष 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा, जिम्बाब्वे में होगा और नामीबिया में होगा। इसके अलावा 2028 का आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। इसके अलावा 29 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपका भारत में ही होना है। इसके अलावा 30 का जो पुरुष टी20 विश्व कप है वो आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। और 31 का जो आईसीसी पुरुष 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो आपका भारत और बांग्लादेश में होगा। ये दोस्तों आपका आईसीसी के द्वारा जो है आयोजन वो आपका किया गया था, जो कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका मेगा सेवर तक नाम से आपका एक सेल चल रहा है, जो कि आपका 10 से 11 मई तक चलना है। इस सेल में दोस्तों आपको पहले ही सही 100 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। साथ में साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और मात्र 269 रुपये में आपका टेक्स्ट बुक जो ईयरली पास है आप के लिए उपलब्ध हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर का 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट दोस्तों आपका विभिन्न एग्जामों का सभी एग्जामों का दिया गया है। जैसा आपका एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, कल आपका CHSL का आपका वैकेंसी आया है, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट साथ में साथ प्रीवियस क्वेश्चनों को भी डाला गया है। इसके साथ ही नया जो लॉन्च फीचर हुआ है आपका टेक्स्ट बुक के द्वारा, टेक्स्ट बुक पास प्रो, उस पर भी आपका 200 का डिस्काउंट चल रहा है, 200 रुपये का। साथ में हमारा कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। पास प्रो में दोस्तों है कि आपका जो PYP प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आप अनलिमिटेड बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिले, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वो आपका पूछा गया था तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो आपका कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कल परसों 3 दिन से ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। तो प्रथम युद्ध की बात करें तराइन का तो ये आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था तो आपका मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और किसकी, पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्तों आपका ये युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जीता कौन था तो आपका पृथ्वीराज चौहान है जो कि आपका विजेता बना था, ठीक है। इसके अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, वो दोस्तों आपका 1192 ईस्वी में हुआ है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें दोस्तों आपका ये दोनों शासक सेम ही था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ही था, लेकिन विजेता बस चेंज हो गया था। विजेता दोस्तों आपका बना था मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर द्वितीय युद्ध पूछ दिया जाए। ऑप्शन में आपका 1526 एक है, तो 1526 में दोस्तों आपका क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको मालूम होगा बाबर और इमरान लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ है पानीपत का, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के सांकवरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, ठीक है। आपका 1191 ईस्वी में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा तराइन की बात करेंगे तो तराइन का जो क्षेत्र है वर्तमान में आपका कहाँ पर है तो ये दोस्तों आपका हरियाणा के करनाल जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है तो दोस्तों आपका हरियाणा के करनाल जिले में आपका तराइन का जो क्षेत्र है वो आपका स्थित है। तो ये भी आपको पूछ दिया जाए कि कहाँ पर स्थित है तो आप मार लीजिएगा क्या, हरियाणा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद अमजद अली खां का जो संबंध है आपका किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको बता दें उस्ताद अमजद अली खां का जो संबंध है वो दोस्तों आपका क्या है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। सरोद वादक है, सरोद से इनका संबंध है। अमजद अली खां एक भारतीय सरोद शास्त्रीय वादक है। उनके स्पष्ट और तेज इकहरा तान के लिए जाने जाते हैं। 2001 में इन्हें भारत के दूसरे जो सर्वोच्च सम्मान है आपका पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स ने आपका 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा किया था, ठीक है। चलिए
इसके अलावा उन्हें 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1975 में पद्मश्री अवार्ड मिला है, 1991 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है। ऑप्शन में दिया गया था 940 महिला प्रति 100 पुरुष, 50 महिला प्रति 1000 पुरुष, 60 महिला प्रति 1000 पुरुष और 943 महिला पुरुष 1000 पुरुष। तो इसका राइट आंसर आपका 943 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका कितना है, 943 है। ठीक है, लिंगानुपात का परिभाषा भी आपसे पूछ दिया गया था। तो लिंगानुपात का जो आपका शाब्दिक अर्थ होता है वो दोस्तों आपका होता है कि 1000 पुरुष पर आपका कितनी महिलाएं हैं, तो वो आपका लिंगानुपात बताता है। तो भारत में आपका 1000 पुरुष पर आपका 943 महिला हैं, तो ये आपका भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस राज्य का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका किसका है, तो केरल का है। ठीक है, वहाँ पर लिंगानुपात कितना है, तो 1084 लिंगानुपात है, जो कि पुरुष से भी ज़्यादा है। 1000 पुरुष पर आपका 1084 महिला है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपका भारत की बात करेंगे तो केरल राज्य का है। ठीक है, अगला है कि पीएम स्वनिधि योजना है जो कि किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, के द्वारा शुरू किया गया था पीएम स्वनिधि योजना। बात करें किसके लिए किया गया था, तो छोटे दुकानदारों, फेरीवारों, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सहयोग देने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोनल मानसिंह का जो संबंध है आपका किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम ओडिसी दिया गया था, मणिपुरी कथक, कुचिपुड़ी कथक, कथक ओडिसी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम और ओडिसी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और ओडिसी से भी संबंधित है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा भी मिला था। 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थीं। इसके अलावा 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। मेघालय ऑप्शन में था, अरुणाचल प्रदेश था, बिहार था, पश्चिम बंगाल था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, घनी आबादी का है तो जनसंख्या घनत्व वाला है, लेकिन प्रश्न में आपका उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया था, इसलिए आपका मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय ने 2001 से 11 के दौरान उच्चतम दशकीय वृद्धि दर यानी कि 27.80% दर्ज की है। इसके अलावा बात करें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की तुलना में तो दादर नागर हवेली का उच्चतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज किया गया है जो कि आपका 50.50% है। ठीक है, तो ओवरऑल पूछा जाएगा राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश में तो दादर नागर हवेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम आपका किस राज्य में दर्ज किया गया है, तो नागालैंड में दर्ज किया गया है, सबसे नकारात्मक वहाँ पर। इसके बाद आपका केरल का है। ठीक है, तो सबसे कम नागालैंड और सबसे ज़्यादा आपका आज पूछ दिया गया था मेघालय। ठीक है, अगला है आपका कि पुंग चोलम जो राज्य का एक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए पुंग जो चोलम है मणिपुर का एक लोक नृत्य है, तो राइट आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा। पुंग चोलम का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना होता है। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत है और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। ठीक है, तो पुंग चोलम आपका कहाँ का, मणिपुर का राष्ट्रीय शास्त्रीय लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग यानी कि हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं। यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिन्हित किया गया है जो कि धीरे धीरे एक गड़गड़ाहट चरमोत्कर्ष तक बनता है। यह मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता और सरित सरक से तत्वों से गुणों को उधार लेता है। तो थांगता भी अगर पूछ दिया जाए कि आपका कहाँ का मार्शल आर्ट है तो यह आपका मणिपुर का ही मार्शल आर्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में आपके यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी ही हैं। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष तक पद धारण करते हैं। यानी कि जो पहले हो जाए, पहले आपका अगर 6 वर्ष हो जाए पद धारण करने की तिथि से, या आपका उनका उम्र 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उस वक्त तक आपका ये पद धारण करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था रोपड़ जो खेती है वो आपका कहाँ पर होता है। ठीक है, रोपण नहीं रोपण। तो रोपण कृषि मुख्य रूप से विश्व के उष्ण
कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रार्थना समाज का स्थापना है जो कि कहाँ पर हुआ था। 3 दिन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला पूछा गया था किसने किया था, दूसरा पूछा गया था कब हुआ था, आज पूछ दिया गया है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ठीक है, प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना था, केवल एक भगवान की पूजा करना था। लेकिन आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको बता दें मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इन तीन फैक्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन में आपका 28-35 दिया गया था, 32-35 दिया गया था, 28 से 32 और 28 से 30 ऑप्शन में दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 32 से 35 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये किसने कहा था कि स्वराज हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका आपका राइट आंसर हो जाना है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था कि स्वराज मेरा है जो कि जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। लोकप्रिय रूप से उन्हें लोकमान्य कहा जाता था। वो भारतीय अशांति का जनक भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका लोकमान्य तिलक को ही कहा जाता है। होम रूल लीग की स्थापना भी किसने किए थे, तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। इसके अलावा कुछ और आपके नारा हैं जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद है, क्या नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा दिया गया था। एक नारा है आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक है आपका करो या मरो का नारा, तो ये सबसे पहले आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था। और एक नारा है आपका जय जवान जय किसान का, ये नारा किसने दिया था, तो यह आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, अगला है टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य जो कि कब तक रखा गया है। ठीक है, तो आपका भारत में पूछा गया था तो 2025 तक आपका टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार 2025 तक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला है रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जून के मध्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जून का मध्य हो जाएगा, या जून भी ऑप्शन में शायद दिया गया होगा। इसके अलावा ये उड़ीसा में मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। इसके अलावा पहले दिन की पहली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बुधहा या बसी राजा कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्र भर में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार को एक बार देख लेते हैं। एक है आपका मकर संक्रांति जो कि दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ये रात की तुलना में दिन लंबा होता है, यह मकर संक्रांति में। एक है आपका पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है जो कि फसल का त्यौहार है, और 4 दिनों तक यह त्यौहार है जो कि मनाया जाता है 4 दिनों में। एक है आपका माघ बिहू जो कि दोस्तों आपका असम में मनाया जाता है। ठीक है, एक है दोस्तों आपका उत्तरायण जो कि आपका गुजरात में इसे मनाया जाता है। ठीक है, एक है आपका माघी दोस्तों पंजाब में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है माघी। एक दोस्तों आपका साजी कल क्वेश्चन पूछा गया था माघ साजी कहाँ मनाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक दोस्तों आपका कीचेरी, ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। सब त्यौहार आपका एक ही है लेकिन नाम आपका अलग अलग है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना है जो कि शुरू किया गया था, तो 2016 राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ ईंधन बेहतर इंजन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन में आपका नालंदा विश्वविद्यालय दिया गया था। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विश्वविद्यालय है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि द लाइफ एंड सोल एट द पार्टी पुस्तक किसने लिखा है, तो ये पुस्तक ज़्यादा टफ दे दिया गया था, आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसे आपका माइकल गेल के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक गेल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र सूची से संबंधित है, ऑप्शन में दिया गया था बैंक, रेलवे, वन, कृषि, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र सूची में जो
राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होता है। जैसे कि आपका और भी है, जैसे आपका है अदालतें हैं, राज्य पुलिस हैं, जिला है, अस्पताल है। इसके अलावा आपका सफाई है, पशु है, सिंचाई, सड़क, कृषि, वन, रेलवे, पुरुष वाहन, चुनाव, पुस्तकालय आदि सब राज्य सरकार की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का 7वीं जो अनुसूची है उसमें आपका 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। एक है आपका संघ, दूसरा है राज्य, तथा समवर्ती। संघ सूची में जितने भी विषय हैं सब कानून बनाने का अधिकार आपका संसद को है। इसके अलावा राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूची राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में कोई भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। अनुच्छेद 246 के तहत 7वें सूची में 3 प्रकार की सूचियाँ शामिल हैं, जैसे कि संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हीराकुंड पावर प्लांट किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपका उड़ीसा में महानदी के ऊपर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, तो आपका राइट आंसर महानदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में क्या आया था, तो आपका भारत सरकार अधिनियम आया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 इसका राइट आंसर है, जो कि ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को पारित कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1928 इसका 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे, जो आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर चल रहे ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारे कूपन कोड APG के साथ आप है जो कि लाभ उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।